हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों हम लोग एसी के सवाल लगा रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के, और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े बहुत सवाल बचे थे सर्किट्स के, उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर पे पहुंचेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आज का पहला सवाल जो है वो ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एसी सप्लाई ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एलसीआर सर्किट का आपको इम्पीडेंस डिराइव करना है। ठीक है, ये रहा हमारा एलसीआर सर्किट। ठीक है, और इसका इम्पीडेंस मतलब क्या होता है? अपोजिशन ऑफ द सर्किट। ये फेजर डायग्राम से हम लोग निकालते हैं। कभी कभार तो वो लोग क्वेश्चन में ही बोल देते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम आप करिए, और कभी कभार वो नहीं भी बताते हैं, तो फिर भी हमको फेजर डायग्राम से ही निकालना होता है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बना के हम इसका इम्पीडेंस निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चों ये डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में बहुत बार कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखिए। पूरा का पूरा सीबीएसई का एसी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसमें कोई एक कंडीशन को मानिए, आई ई आर, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, मान लीजिए ई एल इज ग्रेटर देन ई सी। इस वाली कंडीशन से आप क्या बनाएंगे? नेट वोल्टेज कितना आएगा? इतना आएगा, ई एल माइनस ई सी। एक अच्छा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, ये आपका टोटल वोल्टेज आ जाएगा, और ये आपका टोटल करंट है, तो ये फेज डिफरेंस हो गया। इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाएंगे, और पाइथागोरस के रिजल्ट के बाद हमको इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इस पाइथागोरस का जो रिजल्ट मिलता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर फाइनली ये आ जाता है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, इसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर देते हैं। कहते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन, तो अपोजिशन होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन अपोजिशन ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट का अपोजिशन क्या होगा? इतना होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जेड इम्पीडेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेड इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। ठीक है बच्चों, तो ये एक डेरिवेशन है। वैसे भी आप अगर सीबीएसई के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो उससे पहले आपको चैप्टर के डेरिवेशंस तो पक्का पता होने ही चाहिए, अच्छे से सारे रिजल्ट्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, वैसे भी मैं एक बार इसको करा चुका हूँ अपनी क्लास में, इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो आपने अगर नहीं किया है तो पीछे वाली प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए, सारे के सारे वीडियोज, उसमें आपको सारे के सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस? रेजोनेंस की शार्पनेस से आप क्या समझते हैं? रेजोनेंस की क्वालिटी से आप क्या समझते हैं? शार्पनेस को हम क्वालिटी भी बोलते हैं, और इसको क्वालिटी फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शार्पनेस जो होता है वो, या क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो रेजोनेंस की क्वालिटी के बारे में बताता है कि रेजोनेंस किस टाइप का है। अच्छा रेजोनेंस है या बुरा रेजोनेंस है? अच्छा नहीं है। जितनी क्वालिटी फैक्टर अच्छी होगी, जितनी शार्पनेस अच्छी होगी, रेजोनेंस उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, रेजोनेंस उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब सर्किट में करंट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो शार्पनेस हमको रेजोनेंस की क्वालिटी के बारे में बताता है। और इसका जो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी to the difference between two frequencies at which current is 1/√2 times the current amplitude। जो करंट मैक्सिमम वैल्यू है, जो रेजोनेंस कंडीशन पे जो करंट है, उसका 1/√2 टाइम्स करंट होगा। उस समय क्या फ्रीक्वेंसीज होंगी? ओमेगा 2 और ओमेगा 1, वो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस के साथ उसका रेशियो। ठीक है, तो आपको पता है ग्राफ करंट का ओमेगा के साथ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ये रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिसमें करंट मैक्सिमम होता है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिसमें जेड मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इस समय जो करंट है उसका 1/√2 कर लीजिए, और ऐसे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओमेगा 1, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओमेगा 2। दिस इज ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओके, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो बच्चों सीबीएसई में एसी का जो पार्ट आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हम लोगों ने पिछले 4 दिनों से डिस्कस किए हैं, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार सीबीएसई में आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो हो सकता है कि आपको सोचने पे मजबूर करना पड़े, थोड़ा अपने आप को
आपको सोचना पड़ेगा, तब आप उनके आंसर्स दे सकते हैं अगर डायरेक्ट डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस ना हुए तो हम ये चाहते हैं कि आप पहले ही उन क्वेश्चंस को लगा के जाएं, ठीक है। और वैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत जल्दी आपका दिमाग काम करे और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है पेपर को सॉल्व करने में वो लिमिटेड टाइम होता है। अगर हम हर क्वेश्चन से पहली बार मिलेंगे तो हमको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, और अगर हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा तो फिर हमारा पेपर भी छूट सकता है। इसलिए हम पहले से ही कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएं। इसमें जो एक और सवाल अटैच है वो ये है, चूँकि 5 नंबर के सवाल लग रहे हैं, ज़्यादातर डेरिवेशंस होते हैं 2.5 नंबर में, और 2.5 नंबर में एक सवाल अटैच करते हैं। 3 सर्किट एलिमेंट्स ऑफ AC ऑफ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आर शोन इन द फिगर। 3 डायग्राम बने हैं, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक में इंडक्टर लगा हुआ है और एक में कैपेसिटर लगा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये AC सोर्स है। कह रहे हैं 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैविंग AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आर शोन इन द फिगर्स, ठीक है। इनिशियली द करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ दीज इज सेम। इनिशियली द करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द सर्किट इज सेम। तो शुरुआत में करंट सेम था, रजिस्टर भी अपोज कर रहा होगा थोड़ा बहुत, इंडक्टर भी अपोज कर रहा होगा थोड़ा बहुत, कैपेसिटर भी अपोज कर रहा होगा थोड़ा बहुत। AC है, DC होता तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देता उसको, इनफाइनाइट अपोज करता, तो शायद तीनों का अपोजिशन सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, इसलिए करंट भी सेम है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, शुरुआती स्थिति है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्सेज इंक्रीज, अगर हम वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, तीनों में बढ़ाया है, हाउ विल द करंट इन द सर्किट अफेक्टेड, करंट में क्या फर्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से करंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो अपोजिशन होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। इंडक्टर का जो अपोजिशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा अपोज करेगा और करंट इसका कम हो जाएगा, जबकि कैपेसिटर का अपोजिशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अपोजिशन कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा। तो इसका करंट इंक्रीज हो जाएगा, इसका करंट डिक्रीज हो जाएगा और इसका रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा और इसका करंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ B इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। LCR सर्किट है और AC सोर्स से कनेक्टेड है, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, CLR। चलिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड इट्स फेस रिलेशनशिप टू द अप्लाइड वोल्टेज। आपको करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो आप ध्यान दीजिए, आपने LCR सर्किट में जो भी डेरिवेशन किया है फेजर डायग्राम से, मैं इसको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। IER रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के ही फेस में रहता है, ठीक है। मैं I ना लिखूं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मामला वोल्टेजेस का रहता है। मान लें EL EC से बड़ा है तो ये हो जाएगा EL माइनस EC, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा E, नेट वोल्टेज, ओके। और ये है नेट करंट। ये रहा मेरा ट्रायंगल जिसको मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलता हूँ, और इसी ट्रायंगल से हम क्या निकालते हैं, पाइथागोरस की वैल्यू निकालते हैं। E स्क्वायर इज इक्वल टू EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, ठीक है। मैं कर ही देता हूँ जल्दी से। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर बराबर, I कॉमन ले लीजिए, I XL माइनस XC का होल स्क्वायर। EL क्या होता है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। अब वोल्टेज क्या होता है, I इंटू अपोजिशन, IR IXL IXC, तो IXL IXC प्लस IR, ओके। जो भी लिखिए, I0 लिख लीजिए, तो यहाँ पे E0 हो जाएगा। E0 इज इक्वल टू स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। I0 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में, और यहाँ से आ जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलिए,
वेरी गुड। ये हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी जो हमने केस लिया था उसमें EL लिया था ज़्यादा, इसीलिए करंट पीछे रह गया और वोल्टेज आगे निकल गया, क्योंकि इंडक्टर, अगर आप इंडक्टर डोमिनेट करेगा सर्किट में तो वोल्टेज को आगे कर देगा, और कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो वो करंट को आगे कर देगा। इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। तो करंट की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ये तो करंट की वैल्यू आ गई। फेस एंगल निकाल लीजिए, कोई भी एक फेस एंगल निकाल लीजिए। हम लिखेंगे कि फेस एंगल जो है वो sin फाई से निकाल लें या cos फाई से निकाल लें। चलिए cos फाई से निकाल लेते हैं। cos फाई बेस ER अपॉन हाइपो E, और इसको हम लिख सकते हैं I नॉट R I नॉट Z, ठीक है। E जो है वो टोटल वोल्टेज है, तो टोटल करंट इनटू टोटल अपोजिशन, तो यहाँ से आ जाएगा R अपॉन Z। ये आ गया आपका cos फाई, ठीक है। किसी भी sin फाई, cos फाई, tan फाई कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, और cosec किसी कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। फाई की वैल्यू आप निकालना होता है, इसी ट्रायंगल से हमको निकालना होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए करंट की इक्वेशन क्या रहेगी, I इज इक्वल टू, हम लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इस केस के लिए करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज का फेस ओमेगा टी है, यानी वोल्टेज का एंगल, इतना एंगल ओमेगा टी है, तो करंट का कम होगा, माइनस फाई पीछे चल रहा है, तो ओमेगा टी माइनस फाई। ऐसे हम करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट की इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, तो इन सभी क्वेश्चंस को सीखते जाइए और अपनी कॉपी में भी लगाते जाइए। पूरी कोशिश कीजिए साथ साथ रोज का रोज लगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस समय आप AC पढ़ रहे हैं उस समय आप AC के ना लगाएं, फिर जब आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ें उस समय आपको याद आए कि चलिए AC के सवाल लगा लेते हैं, थोड़ा हम पीछे रह गए हैं, तो फिर जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसको भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए साथ ही साथ खत्म करते चलिए। अगला सवाल देखिए, ए रजिस्टर ऑफ 400 ओम, ए रजिस्टर ऑफ 400 ओम, इंडक्टर ऑफ 5 अपॉन पाई हेनरी and capacitor 50 upon pi microfarad, 50 upon pi microfarad are connected in series across a voltage V is equal to 140 sin 100 pi t। ये रहा वोल्टेज की वैल्यू, बहुत बढ़िया। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तीनों के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है। बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज आपका कितना है, 140, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 140। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे हम लिख लें 140 वोल्ट और 100 पाई, ये है रेडियन पर सेकेंड ओमेगा, और ये है वोल्टेज। चलिए, वेरी गुड। अगर हमको इनका वोल्टेज निकालना है तो हमें सर्किट में कितना करंट है ये पहले पता करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और सर्किट में कितना करंट है उसको पता हम तभी कर पाएंगे जब हमें इसका इम्पीडेंस पता होगा, अपोजिशन पता होगा। तो सबसे पहले हम इसका इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करते हैं। Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो XL और XC भी आपको पता होने चाहिए, तो उनको भी हम अलग से ही निकाल लेते हैं। R तो हमको सीधा सीधा पता है 400, XL क्या हो जाएगा ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई और L की वैल्यू 5 अपॉन पाई, तो आ जाएगा 500 ओम। ये आ गई XL की वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा इसे कैसे निकाला है। XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, और C की वैल्यू है 50 अपॉन पाई माइक्रो, माइक्रो जो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 1 2 3 से ऊपर वाले 3 जीरो कट जाएंगे, केवल 1000 बचेगा ऊपर, 1000 बटे 5, 5 टू 10 200। तो XL आया 500 और XC आया 200, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन ठीक है तो ये 200, कौन ज़्यादा है, XL ज़्यादा है। चलिए, रेजोनेंस कंडीशन तो नहीं बनी, XL XC के बराबर तो नहीं है, XL इज ग्रेटर देन XC है, तो हम सीधा Z निकालेंगे 400 का स्क्वायर प्लस 500 माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, तो ये 400 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 500 ओम। टोटल अपोजिशन आ जाएगा इस सर्किट का, वो कितना आ जाएगा 500 ओम। बहुत बढ़िया अपोजिशन आया भाई,
ये आ गया इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। बहुत अच्छी कैलकुलेशन आती है बच्चों CBSE बोर्ड में, ठीक है। धोखे से भी वो गलत कैलकुलेशन, गंदी कैलकुलेशन नहीं देते। अगर ऐसा कर दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चों का। ओके, तो ध्यान से सुनिए, आई कैसे निकालेंगे हम। आई नॉट की वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन जेड, क्योंकि ई नॉट दिया है तो हम आई नॉट निकाल लें, ठीक है। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 140, और जेड की वैल्यू कितनी आई थी अभी 500। तो 500 से ऐसे कटेगा तो कुछ ना कुछ आपको करंट मिल जाएगा। अब ये जो करंट आया है वो मैक्सिमम करंट आया है, ठीक है, आरएमएस करंट नहीं आया। अगर आरएमएस करंट आपको निकालना है तो आपको आरएमएस वोल्टेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपका आरएमएस करंट निकल के आ पाएगा, ठीक है। बिल्कुल, चूंकि आपने करंट निकाल लिया है, जो भी आया है उसको आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों का वोल्टेज निकालना है, 1 2 3 5 नंबर का सवाल है और एक ही सवाल है, तो उसमें बहुत बड़ा तो कैलकुलेशन वगैरह रहेगी थोड़ी बहुत। तो ई आर की अगर हम बात करें तो आई नॉट आर, आई नॉट की वैल्यू रखिए और आर की वैल्यू रखिए। ई एल की बात करें तो आई नॉट एक्सएल, आई नॉट की वैल्यू रखिए और एक्सएल की वैल्यू रखिए। एक्सएल की वैल्यू 500 आई थी, नहीं 400, आई थिंक 500, ठीक है, जो भी थी। ई सी की वैल्यू याद रखिए, कैसे निकालेंगे, आई नॉट एक्सी, एक्सी की वैल्यू और आई नॉट की वैल्यू। इस तरीके से हमने तीनों वोल्टेज निकाल लिए। तीनों वोल्टेज का अगर आप एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो सोर्स के वोल्टेज से ज्यादा आएगा, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि एल्जेब्रिक सम करते हैं तो वो सोर्स के वोल्टेज से ज्यादा आता है, तो वो क्यों आता है ज्यादा, क्योंकि हमने उसको एल्जेब्रिकली जोड़ दिया, ठीक है। तो कहने वाली बात ये होगी कि वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी होती है तो एल्जेब्रिकली तो जोड़ना ही चाहिए। नहीं, इस समय वोल्टेज जो है ई आर, ई एल और ई सी, इन वोल्टेज के बीच में फेस एंगल है, ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक ही तरफ नहीं है जो हम इनको जोड़ दें। समझने वाली बात यह है, हमने इसको फेजर्स से समझा है, वेक्टर्स से समझा है इस पूरी की पूरी एसी को, तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा इन तीनों वोल्टेज का, ठीक है। एल्जेब्रिक सम करके हम इनको नहीं जोड़ सकते। तो अगला क्वेश्चन ये है इसी में, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज, जो आपने वोल्टेज निकाले हैं उनका एल्जेब्रिक सम मोर देन द सोर्स वोल्ट, यस। इफ यस, रिजॉल्व द पैराडॉक्स, तो हम कहेंगे हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट। तो बच्चों पावर का डेरिवेशन तो आई थिंक मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में पावर का पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है, ठीक है। हमको क्या करना होता है, सर्किट में हमको पता होता है कि वोल्टेज कितना है LCR सर्किट में, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट भी पता रहता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 या +5, ओके। तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट भी चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे हम पावर निकाल लेते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करके, और फिर उसमें थोड़ा सा मैथ लगाते हैं तो हमको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाती है। फिर उसका हम एवरेज भी निकाल लेते हैं और फाइनल रिजल्ट जो आता है वो एवरेज पावर ये आता है ERMS IRMS cos phi, ये फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। बच्चों CBSE के क्वेश्चंस लगाने से पहले आपको कम से कम डेरिवेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको चैप्टर के डेरिवेशंस, रिजल्ट और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप CBSE के क्वेश्चंस से जितना मैक्सिमम सीख सकते हैं उतना सीख पाएंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि CBSE में डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए जो लोग डेरिवेशंस को हल्के में लेते हैं वो ऐसा ना करें, डेरिवेशंस को भी लगाते चलें, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं रोजाना 2-3 डेरिवेशंस आपको मिल रहे हैं। इम्पीडेंस का LCR सर्किट में निकालना फेजर डायग्राम का यूज करके बहुत बार पूछा गया, पावर भी बहुत बार पूछा गया, ओके। इसके साथ दूसरा जो अटैच है पावर जो है वो तो डेरिवेशन 2.5 नंबर का ही मिला है, इसमें 2.5 नंबर का एक सवाल और अटैच है, डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ AC सर्किट। क्वालिटी फैक्टर का डिफाइन करना, तो इट इज द रेशियो ऑफ resonance frequency to the difference between those frequencies at which current is 1/√2 times the maximum current value, okay। बिल्कुल। Why should the quality factor have high value in the receiving circuits? बच्चों रेडियो सर्किट्स के बारे में हमने बात की थी। रेडियो सर्किट्स जो होते हैं उनको एक्सेप्टर सर्किट्स बोला जाता है। रेडियो सर्किट्स, रेडियो में क्या लगा होता है, एक इंडक्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने से इसकी पूरी की पूरी इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/√LC। तो C की वैल्यू चेंज करने से पूरे की पूरी सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो कह रहे हैं कि ये जो आपका LCR सर्किट है इसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी है सर्किट में, ठीक है। तो ये जो LCR सर्किट है
ये एक्सेप्टर सर्किट बोला जाता है। रेडियो और टेलीविजन के अंदर जो सर्किट्स लगे होते हैं एलसीआर सर्किट, उनको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसीज को एक्सेप्ट करते हैं। जो बाहर से फ्रिक्वेंसीज आ रही होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और वही फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी इसके साथ मैच हो जाती है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, ये कैलकुलेशन आंसर आता है 747 किलो हर्ट्ज, तो एंटीना पे बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज गिर रही होंगी, उसमें अंदर वही फ्रिक्वेंसी आएगी जिसकी वैल्यू 747 किलो हर्ट्ज होगी, ठीक है। रेजोनेंस होता है, मैचिंग हो जाती है फ्रिक्वेंसी की, वही अंदर आ पाता है। ध्यान से देखिए, इस जो सर्किट में जो आपका एलसीआर सर्किट है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी का मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए काफ़ी उठा हुआ, जो बैंडविड्थ है I0 अपॉन √2, जो बैंडविड्थ है वो पतली होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका सर्किट ऐसा हुआ ठीक ठाक क्वालिटी, गंदी क्वालिटी का, तो I0 ये है, I0 अपॉन √2 ये है, तो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी। बैंडविड्थ जो होती है वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ω2 माइनस ω1, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल यही फ्रीक्वेंसी अंदर आएगी रेजोनेंस वाली, ये बैंडविड्थ के रेंज में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसीज अंदर आती हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा रेडियो बजाते समय एक ही समय पे 2 स्टेशंस की आवाज़ आ रही होती है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि उसका जो एलसीआर सर्किट होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मतलब उसके रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो पड़ोसी वाली फ्रीक्वेंसीज को भी एक्सेप्ट कर लेता है जिनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बैंडविड्थ वाला मामला है ये सीबीएसई ने आपके सिलेबस से बाहर निकाल दिया है। ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशंस में हम लोग पढ़ाया करते थे, ठीक है, कि बैंडविड्थ क्या होता है और उसका कम्युनिकेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो काम करता है। एंटीना, रिसीवर, इन सब की वर्किंग वगैरह सब कुछ कम्युनिकेशंस में होता था। चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमारे एसी सर्किट के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैंने पिछले 4 वीडियो में और इस वीडियो को मिला के 61 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के एसी सर्किट्स के। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी एक अच्छी डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हमको कितना पता होना चाहिए कि एक कॉइल प्राइमरी कॉइल होती है जिसको कॉइल नंबर 1 बोलते हैं, एक कॉइल सेकेंडरी कॉइल होती है जिसको हम कॉइल नंबर 2 बोलते हैं, और ये दोनों कॉइल लोहे के, आयरन के, सॉफ्ट आयरन के एक फ्रेम में बंधी होती हैं। सॉफ्ट आयरन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इस वाली कॉइल में एसी सोर्स कनेक्ट होता है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं और इस सॉफ्ट आयरन के अंदर अंदर चलते रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस प्रकार से सॉफ्ट आयरन के अंदर ही रहती हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो सेकेंडरी कॉइल्स में इन लूप्स में फ्लक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इन लूप्स में कुछ ना कुछ एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ फ्लक्स बनाएंगे। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज हो रहा है, ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस कर देंगे करंट सेकेंडरी कॉइल में, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो और उसके करंट चेंज होने के कारण से दूसरी कॉइल में करंट पहुंच जाए, ठीक है। एक कॉइल का करंट चेंज हो रहा हो और दूसरी कॉइल में करंट पहुंच जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का क्या प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज चोक कॉइल इज नीडेड टू यूज ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स विद एसी, क्या लिखा है, मेंस, ओके। एसी सर्किट में चोक कॉइल की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों? एसी करंट को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सर्किट में हम रजिस्टर लगा दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें तो भी करंट कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। चोक कॉइल क्या होती है, एक बहुत ही ज़्यादा हाई इंडक्टेंस की एक इंडक्टर होता है, बहुत ज़्यादा हाई इंडक्टेंस का एक इंडक्टर होता है। उसको लगा देने से ये इंडक्टर भी अपोज करता है एसी को और एसी करंट उस सर्किट में कम हो जाता है अगर आपने चोक कॉइल लगा दी, अगर आपने एक हाई इंडक्टर की वैल्यू लगा दी, लेकिन हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। तो बिना हीटिंग इफेक्ट के अगर आपको करंट कम करना है तो आपको चोक कॉइल लगानी पड़ेगी, उसका नाम चोक कॉइल होता है।
आपको इंडक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो सर्किट में करंट को कम कर देता है। ओके, व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड? ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको इस प्रकार से, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है इस प्रकार से होती है। यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग होती है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल बंधी होती है। लेकिन इस कोर को हम इस प्रकार से चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इन चिप्स को आपस में ऐसे करके चिपका देते हैं इंसुलेटर से, इंसुलेटिंग गम से, ठीक है। इनको चिप्स में बांटने की क्यों जरूरत है? एडी करंट को कम करने के लिए, ठीक है। आपने एडी करंट के बारे में पढ़ा होगा। जब भी, क्योंकि यहाँ पे हम एक कॉइल बांधेंगे और उसमें एसी सोर्स लगा होगा तो बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस मास से, ये जो सॉफ्ट आयरन है इससे चेंज होगा तो इस सॉफ्ट आयरन की सरफेस पे एडी करंट बन जाएगा। उस एडी करंट को कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, उस कोर को चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको चिपका देते हैं सारे के सारे पार्ट्स को, ठीक है। और इस प्रकार से आपने ट्रांसफार्मर देखे भी होंगे। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आपके टीवी में मिल जाते हैं, ठीक है, छोटे मोटे रेडियो में मिल जाते हैं ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, बिल्कुल। व्हाट इज द फंक्शन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन होता है बच्चों? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है लेकिन करंट कम हो जाता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाता है लेकिन करंट बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। तो आपका प्राइमरी का वोल्टेज कुछ भी है 200 वोल्ट, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर आपने लगाया है तो सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम हो गया। हमसे केवल स्टेप अप के फंक्शन पूछेंगे तो आपको केवल स्टेप अप का फंक्शन बोलना पड़ेगा, ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। राइट एनी 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी लॉसेस इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर। बच्चों हम लोगों ने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो ये बता दिया था, ये पढ़ा होगा कि प्राइमरी के पूरे मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन कोर के जरिए सेकेंडरी कॉइल में चले जाते हैं, पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड, और हम ये बोलते हैं प्राइमरी की पूरी एनर्जी सेकेंडरी में लिंक हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्सेस के रूप में। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है। प्राइमरी की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की 100% हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे पास ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंसी की नहीं है, ठीक है। 99% तक इफिशियंसी हो जाती है, 99.8 तक 9 तक इफिशियंसी हो जाती है, लेकिन 100% नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होते हैं, एनर्जी लॉस। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बच्चों कॉपर की बनी होती है, तो कॉपर में हीटिंग इफेक्ट होता है, तो बहुत सारी एनर्जी हीटिंग इफेक्ट के रूप में वेस्ट हो जाती है। पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी तक नहीं पहुंचते, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लीक हो जाते हैं एयर में, जो सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंचते, तो थोड़ा सा फ्लक्स लीकेज होता है। तो एनर्जी लॉसेस में आपको क्या बताना है? कॉपर लॉस, कॉपर के कारण हीट लॉस, फ्लक्स लीकेज भी आप बता सकते हैं, एडी करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट, एडी करंट लॉस इसको बोलते हैं, हमिंग लॉस, आवाज आती है ट्रांसफार्मर में तो बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी के रूप में भी वेस्ट हो जाती है। और इन सभी एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करने का भी आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। कभी ना कभी पूछा जाएगा तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लूंगा। अगला क्वेश्चन है, द पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2200 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का मैंने डायग्राम बना दिया और उसमें उसने प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज दिया? 2200 वोल्ट, ठीक है। विद इट्स प्राइमरी बाइंडिंग हैविंग 3000 टर्न्स प्राइमरी में है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बाइंडिंग, गेट द पावर आउटपुट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट चाहने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, N2 की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चों डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बनाने से चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए डायग्राम हम सबको बनाने चाहिए, ओके। तो ट्रांसफार्मर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा होगा N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो से हम वोल्टेज के रेशियो को डिफाइन कर लेते हैं। और आपने एक और चीज पढ़ी होगी I2/I1, तो यही है पूरा ट्रांसफार्मर का मामला।
अगर आपको ये आता है तो आप ट्रांसफार्मर के सारे सवाल लगा लेंगे। डेरिवेशन जरूर पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो हम जरूर इसको डेराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 में कितने हैं 3000 और N2 में कितने हैं नहीं पता तो N2 लिख दीजिए। E1 कितना है 2200 और E2 कितना है 220। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, N2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि कितने टर्न सेकेंडरी कॉइल में होने वाले हैं, 300 टर्न आएंगे। कितने आएंगे 300 टर्न्स। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेरी गुड, शाबाश, पढ़ते जाइए सभी बच्चे अच्छे से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टेट द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन पे। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाते हैं जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक होते हैं। और फ्लक्स का चेंजमेंट क्या करता है, करंट को इंड्यूस करता है। ये हमें फैराडे ने बताया था। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाता है करंट। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है पूरी की पूरी डिवाइस। हाउ ए लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज करके हम कैसे एक करंट को, एक वोल्टेज को बहुत दूरी तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे करंट बना है। ठीक है, ये टरबाइन से निकल के आ रहा है करंट, ये टरबाइन है और टरबाइन से करंट बाहर निकल के आ रहा है। वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रांसफार्मर में लगा देते हैं और वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हम इस वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं और फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं और धीरे धीरे ये हमारे घर तक चली आती है। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप अप कर देते हैं, क्योंकि बच्चों टरबाइन जो होती है वो दूर दराज के क्षेत्रों में लगी होती है जहाँ डैम वगैरह बने होते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो मेन शहर होता है वो बहुत दूर होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी वोल्टेज बनी होगी, मान लीजिए 6000 वोल्टेज पे बनी है तो उसको हम 1 लाख पे कर देंगे। कितने पे कर देंगे, 1 लाख वोल्टेज पे कर देंगे, स्टेप अप कर देंगे। और फिर ये जो लाइन है वो इस 1 लाख वोल्टेज को आपके शहर तक ले जाएगी। फिर शहर में जो सब स्टेशन होगा वहाँ पहुँचेगी। फिर वहाँ से धीरे धीरे स्टेप डाउन होते होते ये 220 वोल्ट पे पहुँच जाएगा। 1 लाख वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे 11000, फिर उसको और स्टेप डाउन करेंगे 500, फिर उसको 220 वोल्टेज तक आपके घर तक ले जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ये वैल्यूज मुझे भी याद नहीं है और याद नहीं करनी है। ठीक है, स्टेप अप क्यों करते हैं शुरुआत में, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाए। वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि करंट को बहुत दूर तक जाना है। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो सेकेंडरी में करंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगी ये बात, क्योंकि जो पावर होती है प्राइमरी की, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर माने, और सेकेंडरी की वो सेम होती है। E1 I1 प्राइमरी की पावर इज इक्वल टू E2 I2। अगर आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया है सेकेंडरी में तो करंट कम हो जाएगा, बहुत बुरी तरीके से कम हो जाएगा। और कम करंट को हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगी। अगर हाई करंट होगा तो वो ज़्यादा हीट लॉस करेगा। ठीक है, अगर लो करंट होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम शुरुआत में स्टेप अप कर देते हैं उसको। तो ये इस तरीके से हम बिजली को अपने घर तक ले आते हैं। ओके, लार्ज स्केल ट्रांसमिशन होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स पावर, मैं लगा चुका हूं इसको। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स पावर एट 2200 वोल्ट विद ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स पावर 2200 वोल्ट विद ए करंट ऑफ 5 एम्पियर टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इतना वोल्टेज और इतना करंट दे दिया, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है भाई, हमने ट्रांसफार्मर बना दिया, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को बच्चों सीखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर की या पूरे AC चैप्टर की, तभी आप इनको अच्छे से खोल के उसको, इन वीडियोस को देखें। सीखने को बहुत मिलेगा अगर अच्छे से आप इससे इन सारे वीडियोस को देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे पूरी की पूरी बात को। तो क्या कह रहे हैं, टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न। प्राइमरी में 4000 टर्न है। ठीक है,
और सेकेंडरी में कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट इन द सेकेंडरी, करंट बताइए और नंबर ऑफ टर्न्स बताइए। बहुत बढ़िया डायग्राम हम बना लेते हैं। इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट, अगर यहाँ पे आपको 220 वोल्ट चाहिए तो वोल्टेज कम हो रहा है तो स्टेप डाउन तो होगा ही होगा, ठीक है। वोल्टेज कम क्यों हुआ होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, N2 कम आएगा N1 की अपेक्षा। कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। E1 दिया है, E2 दिया है, N1 दिया है, N2 पूछा है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। E1 दिया, E2 दिया, N1 दिया, N2 पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। फिर जब आपको अब देखिए जरा I कैसे निकालेंगे आप, चूंकि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट की पावर और आउटपुट की पावर सेम होगी, प्राइमरी की पावर सेकेंडरी की पावर सेम होगी, यानी वोल्टेज इंटू करंट E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। I2 मिल जाएगा आपको, I2 पूछा तो E1 पता, I1 पता, E2 पता, तो हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो इसमें कोई भी शंका नहीं होगी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर के, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, एनर्जी लॉसेस पूछ लेते हैं, कौन कौन से एनर्जी लॉस होते हैं, किस कारण से एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ये सब बातें पूछते रहते हैं। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। कैन ए ट्रांसफार्मर बी यूज टू अ डीसी, नहीं, डीसी पे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी जो करंट होता है वो कांस्टेंट करंट होता है, और अगर हम प्राइमरी कॉइल में कांस्टेंट करंट लगाएंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बनेंगे, कांस्टेंट बनेंगे, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नहीं करा पाते। मेंशन वेरियस लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हमिंग लॉस, और क्या आप बोल सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो आपके सिलेबस में ही नहीं रहा, क्योंकि हिस्टैरिसीस सीबीएसई ने बहुत दिन पहले निकाल दिया है, इसलिए हिस्टैरिसीस को आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है, ओके। तो इन सभी लॉसेस का आपको मिनिमाइजेशन भी आना चाहिए। कॉपर लॉस, हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को बहुत मोटे मोटे वायर्स की स्ट्रिप से बनाया जाता है। अगर मोटा मोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए उसकी कोर को हम लेमिनेट कर देते हैं, उसको चिप्स में काट देते हैं और उसको चिपका देते हैं, उससे एडी करंट भी कम हो जाता है ना, बिल्कुल। फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए प्राइमरी के कुछ फ्लक्स लीक हो जाते हैं एयर में, पूरे सेकेंडरी में नहीं जाते हैं, तो हम प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को बांध देते हैं, ठीक है। ऐसी प्राइमरी कॉइल होती है, इसी के ऊपर हम सेकेंडरी कॉइल को बांध देते हैं फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना है और उसका प्रिंसिपल बताना है। मैं इंक डाल लूँ, ओके। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाते समय ध्यान देंगे हम, ये प्राइमरी की कॉइल और ये सेकेंडरी की। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते समय ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम बन गया। चाहे तो आप यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लगा दें, अगर आपका मन हो तो अच्छा लगने लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। एक्सप्रेस द टर्न रेशियो इन टर्म ऑफ वोल्टेज। टर्न रेशियो मतलब N1 अपॉन N2 इन टर्म ऑफ E1 अपॉन E2, इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है, यहाँ पे AC लगा है, इसमें तो सोर्स लगा है, वहाँ पे अपने आप पहुँचेगा करंट म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा -N1 d∅ अपॉन dt, E1 जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन के कारण, और उसका जो वोल्टेज है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण है -N2 d∅ अपॉन dt। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इन टर्म ऑफ टर्न्स रेशियो। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 होता है, विच इज इक्वल टू क्या होता है I2 अपॉन I1। और ये कैसे निकला है, पावर को बराबर कर दीजिए, प्राइमरी पावर को सेकेंडरी पावर से बराबर कर दीजिए, तो E1 I1 बराबर हो जाएगा E2 I2 के, तो E1 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा I2 अपॉन I1 के, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस जो कॉमन डेरिवेशन होते हैं ट्रांसफार्मर के, वो आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। राइट द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है, स्टेप अप करना वोल्टेज को और स्टेप डाउन करना, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। स्टेट इट्स प्रिंसिपल वर्किंग विद द डायग्राम, कर लेंगे बिल्कुल। चलिए, ड्रॉ द स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, हो जाएगा।
व्हेन द टू कॉइल्स आर बाउंड ऑन ईच अदर, एक के ऊपर एक बंधी हुई है टू कॉइल्स, उसका डायग्राम बनाइए। अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट, स्टेट द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ करंट टर्न्स। तो ये एक ही चीज है जो कि बार बार पूछी जाती है, E1/E2 बराबर N1/N2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो समझने वाली बात ये है, बचे हुए जो एक दो क्वेश्चंस हैं उन सभी में वो डायग्राम पूछ रहे हैं, और चूंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस आ गए हैं तो वो डायग्राम पूछते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पूछते हैं और ये डेरिवेशन पूछते हैं। हद से हद क्या होगा, एक क्वेश्चन अटैच होगा जिसमें N1, E1, E2 दिया होगा और N2 पूछ लेंगे, या कोई और इन 4 में 3 चीज़ें दी होगी और चौथी चीज़ पूछ लेंगे। तो आपको बहुत फोकस होकर सारे के सारे सवाल को लगाना है। पूरा का पूरा AC हमने कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम सारे क्वेश्चंस को ध्यान दें तो इसमें लगभग 15-16 हो गए हैं और 60 उधर हो गए हैं। तो लगभग हमने 75 या 76 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है AC के ऊपर। ठीक है, उनमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो थी वो हमारी न्यूमेरिकल थे। ठीक है, तो हमने देखा किस प्रकार से सवाल बनाए जाते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू।